नमस्कार। आयुष संवाद में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्वंतरि दिवस और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। मैं डॉक्टर बबीता के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय चंद्रगढ़, लखनऊ। अपना विषय प्रारंभ करने से पहले मैं माननीय आयुष मंत्री जी, आयुष विभाग के समस्त उच्च अधिकारियों एवं आयुष संवाद की पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे आज इस आयुष मंच पर, आयुष संवाद के मंच पर आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस धन्वंतरि दिवस या धनतेरस के दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। इसका उद्देश्य आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाना है और इसमें जो उपचार के तरीके हैं उनसे लोगों को अवगत कराना है। इस बार ये 5वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाए जा रहे हैं। आयुर्वेद दिवस के इस बार की थीम है कोविड-19 के लिए आयुर्वेद। यही मेरा आज का विषय भी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 वैश्विक महामारी चल रही है, जिसका अभी तक ना तो कोई इलाज ही मिला है और ना ही कोई वैक्सीन बन पाई है। इसके संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय बचाव ही है, और वो बचाव क्या है वो हम सब भली भांति परिचित है और यहाँ तक कि बच्चा बच्चा भी जानता है। वो उपाय है मास्क का प्रयोग करना, 2 गज की शारीरिक दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन और पानी से हाथ धोना। आजकल क्योंकि सभी जानते हैं कि त्योहारों का मौसम चल रहा है, इस समय इन 3 चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। कोविड-19 के लिए आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद इसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि इसका उद्देश्य है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, आतुर से विकार प्रशमन च, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना और रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करना। इस परिप्रेक्ष्य में आजकल रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी एक विषय उभर कर आया है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी वही इस बीमारी से क्या अन्य दूसरे संक्रमण और बीमारियों से बचा रहेगा। यहाँ तक कि अब पूरी दुनिया भी मान चुकी है कि अच्छी इम्यूनिटी वाला ही इस कोविड-19 के संक्रमण से बच पा रहा है। अब ये रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? हमारे शरीर में बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया, वायरस या विषैले पदार्थ के दुष्प्रभाव का प्रतिरोध करने के लिए एक रोग प्रतिरोधक, मतलब इनका प्रतिरोध करने की शक्ति होती है, जिसे हम सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। इसी को हम रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी के नाम से कहते हैं। यह इम्यूनिटी 2 तरह की होती है। एक तो इनबॉर्न यानी कि जन्मजात जो हमें अपने माता पिता से प्राप्त होती है। यह जो इम्यूनिटी है जन्मजात जो हमें मिलती है, ये सभी प्रकार के रोगों का सामना करने की क्षमता रखती है। और दूसरी इम्यूनिटी होती है एक्वायर्ड, जो हमें बाद में प्राप्त होती है। इसमें होता क्या है कि जिस बीमारी से हम एक बार ग्रस्त हो जाते हैं या जो हम रोग हमें लग जाता है, उस रोग के प्रति हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है, जो कि कुछ सालों तक या आजीवन बनी रहती है। आयुर्वेद के संदर्भ में इसे अगर हम समझें तो इसे व्याधि क्षमता कहा जाता है। यहाँ मैं एक बात और कहना चाह रही हूँ कि हम बीमार पड़ेंगे तो कितना पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, तो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी 2 बातों पर डिपेंड करता है, एक रोग बल और दूसरा रोगी बल। अक्सर क्या होता है कि रोग बल पर ही विचार किया जाता है, रोगी बल पर तो विचार किया नहीं जाता है। रोगी बल यानी कि जो व्याधि क्षमता, हमारा शारीरिक बल है जो हमें रोगों से बचाता है। तो इसी संदर्भ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि व्याधि क्षमता जो कि अच्छी होगी यानी कि इम्यूनिटी अच्छी होगी, तभी हम बीमारी से बचे रहेंगे। इस पे हमें विचार करना चाहिए। अब कोविड-19 की अगर हम बात करें तो यह कोई नया वायरस नहीं है, ये एक सामान्य फ्लू वायरस है जो कि पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। होता क्या है कि वायरस में एक म्यूटेशन की टेंडेंसी होती है, मतलब ये अपना स्वरूप बदलने की क्षमता रखता है। आज से पहले भी आपने स्वाइन फ्लू और चिकनगुनिया का नाम सुना होगा, और आगे भी आप नए नए वायरस के नाम सुनने को मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे कितने वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन या दवाई तैयार करेंगे। अब यही वो समय है जो हमें अपनी इम्यूनिटी, जो कि हमारे गलत खान पान की वजह से और हमारी दूषित जीवन शैली की वजह से निरंतर कम होती जा रही है। तो इनके, और दूसरा ये कि ये वातावरण में वायरस और बैक्टीरिया भी रहेंगे और हम भी रहेंगे,
अब लगातार हमारे इसमें आक्रमण भी करते रहेंगे, मतलब एक तरह से फाइट होती रहेगी इन बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया वायरस और हमारे शरीर के बीच। अब बात आती है कि जीत किसकी होती है? जीत उसकी होती है जिसका बल मजबूत होगा, मतलब जिसका शारीरिक बल या इम्यूनिटी अच्छी होगी वह इस बीमारी से बच पाएगा। तो अब यही इम्यूनिटी, अब बार बार यही कहा जा रहा है कि सभी लोग कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है कि इम्यूनिटी को अच्छी रखिए, अपनी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो हम कोविड-19 संक्रमण से बचे रहेंगे। तो अब इम्यूनिटी को अच्छा करना है, बाकी कोरोना से नहीं डरना है। यह एक सिंपल फ्लू वायरस है, सब लोग इसके बिना बिना दवाई के भी ठीक हो सकते हैं, बशर्ते उसकी इम्यूनिटी अच्छी है और कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं है। अब फिर से मैं व्याधि क्षमता पर आती हूँ, जो आयुर्वेद में इसे व्याधि क्षमता के नाम से कहा गया है। व्याधि क्षमता को हम बल के नाम से भी जानते हैं। बल ये 3 तरह का कहा गया है आयुर्वेद में। सहज बल जो हमें माता पिता से मिलता है, जो कि शारीरिक और मानसिक बल है जो माता पिता से प्राप्त होता है। और दूसरा है कालज बल। कालज बल यानी कि जो ऋतु परिवर्तन, वातावरण के अनुसार और हमारी आयु के अनुसार शारीरिक और मानसिक बल होता है। तीसरा होता है युक्तिकृत बल। युक्तिकृत बल वो है कि जो हम अपना आहार विहार, स्वस्थ सदृढ़ और अपनी जीवन शैली परिवर्तित करके, अपने खान पान को सही करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के जो उपाय अगर हम बात करें तो लगातार टीवी में, न्यूज में ये बताया जा रहा है कि ये खाइए वो खाइए, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। हम आपको एक बात ये बताना चाह रहे हैं कि इम्यूनिटी केवल गोलियां खाने से या कुछ ऐसी चीज खाने से एक दिन में या रातों रात नहीं बढ़ सकती। इसके लिए आपको निरंतर प्रयासरत रहना होगा, अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना होगा और आयुर्वेद में बताए गए नियमों का पालन करना होगा। अब जहां तक ये बात आती है कि आयुर्वेद के जो नियम है, सबसे पहले हम स्वस्थ वृत्त की हम बात करते हैं। स्वस्थ वृत्त में क्या होता है? हमारी पर्सनल हाइजीन यानी कि शारीरिक स्वच्छता पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हम रोज क्या करते हैं? अब इसमें अब जैसे कि एक दो चीजें इस समय उभर के आ रही है, मास्क का प्रयोग और शारीरिक दूरी को बनाए रखना, मतलब 2 गज की दूरी। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। अब मास्क क्यों लगाए हम? अब ये सभी लोग जानते हैं कि जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, वो हमारे नाक और मुंह से अंदर प्रवेश करता है, तो मास्क लगाना इसलिए जरूरी है। और दूसरा है, इसमें जो बार बार हाथ धोने की बात कही गई है, ये हमारी एक शारीरिक स्वास्थ्य को इंगित करती है। इसमें हमें अपना खुद की और अपने आसपास के घर के वातावरण को स्वच्छ रखना है। अब इसके बाद जो आती है कि इसके लिए निरंतर प्रयासरत रहना होगा अपनी जीवन शैली को बनाए रखने के लिए अपने खान पान में। अब यहाँ पर मैं खान और पान की बात कर रही हूँ। बार बार ये कहा जाता है कि हरी सब्जियां खाइए, ताजे फल खाइए, मौसम के अनुसार खाइए। और यहाँ सबसे पहले मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ, खाना जो भी आप खा रहे हैं वो सुपाच्य हो, ताजा बना हुआ हो, गर्म हो, उचित मात्रा में हो और सही समय पर खाया जाए। अब यहाँ उचित मात्रा और सही समय पर मैं आपको ये बता दूं, उचित मात्रा सबकी डाइट अलग अलग होती है, क्योंकि सबकी जो बॉडी की जो नेचर होती है, उसको पचाने की क्षमता होती है, वो सबकी अलग अलग होती है। तो उचित मात्रा में खाया जाए कि वो आसानी से पच जाए। आसानी से पचेगा तो हमारे शरीर में लगेगा, हमें पोषण मिलेगा, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता सही बनी रहेगी। अब दूसरी बात है कि सही समय पर खाया जाए। सही समय का मतलब यह है कि कुछ लोग सोचते हैं कि अब टाइम होगा खाना खाने, लेकिन भूख नहीं लग रही है उसे, फिर भी वो खा लेता है। इससे क्या होता है कि अगर भूख ना लगे पर भी हम खाना खाते हैं तो उसे में अजीर्ण की अवस्था, मतलब इनडाइजेशन की अवस्था होती है, जिसे आगे चल के टॉक्सिन पैदा होते हैं, जिसे आयुर्वेद में आमविष की संज्ञा दी गई। इस आमविष से अनेक तरह तरह के रोग होते हैं। इन रोग होने के फलस्वरूप हमारी इम्यूनिटी लगातार कमजोर होती जाती है और हम बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं और संक्रमण का सामना करते रहते हैं। तो इसलिए जब भी आप खाना खाएं, चाहे खाना आप कुछ भी खा रहे हैं, तो आप गर्म, सुपाच्य, ताजा बना हुआ, सही टाइम पर और सही मात्रा में खाएं। और एक बात मैं यहाँ और ये कहना चाहती हूँ कि आजकल बड़ा फैशन हो गया है जंक फूड, फास्ट फूड है, पिज्जा, चाउमीन, बर्गर, ये सब खाने का। अब इनको खाने से आप सभी जानते हैं नई नई बीमारियां लग रही हैं, जो मोटापा है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, किडनी फेल हो गया। अब इससे क्या है कि इम्यूनिटी हमें लगातार कम हो रही है। तो अब ये भी एक कारण है, सबसे बड़ा कारण है फास्ट फूड का सेवन करना। तो इसलिए इनका सेवन ना करें, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन की ना के
के बराबर इसमें न्यूट्रिशन या पोषक तत्व होते हैं। तो अब बात आती है, अब मैं यहाँ पर आपको एक पानी के बारे में बताना चाहती हूँ कि पानी कितना पिए। अक्सर ये कहा जाता है कि 8-10 गिलास पानी या 2 से 3 लीटर पानी पिए। अब पानी के संदर्भ में भी एक बात बता दें कि ये भी बॉडी पर डिपेंड करता है और किस कंडीशन में हम रहते हैं, कैसे वातावरण में रहते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। सपोज करें हम एसी वाले कमरे में हैं तो हमें इतनी ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर हम मेहनत का काम कर रहे हैं, धूप में काम कर रहे हैं, पसीना निकल रहा है, तो उस समय पानी की जरूरत होती है। पानी 2 कंडीशन में पीना बहुत जरूरी है। एक तो जब आवश्यक, मतलब जो पीना ही है हमें, मतलब खाना जब हम खाते हैं तो लगभग 150 ml या आधा गिलास से 1 कप के बराबर गुनगुना पानी, वो भी गर्म पानी, खाने के बीच में घोट घोट करके पिए, यानी सिप करके चाय पीते हैं। इससे क्या होता है कि डाइजेशन की जो क्रिया हमारी चलती है वो प्रॉपर उचित रूप से होती है। उसके बाद जब हम खाना खा लेते हैं तो हर 2-2 घंटे में आप आधा गिलास से 1 कप के बराबर गर्म पानी पीते रहिए। गर्म पानी पर मैं जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि, और वैसे भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल में कहा है कि गर्म पानी पिए। गर्म पानी से क्या होता है कि हमारी डाइजेशन अच्छे से होती है और सभी जानते हैं कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है वो उसी पर ही काम करता है। अगर हम ठंडा पानी पिएंगे तो डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से काम नहीं करेगी। एक तो ये होगी कि हमें मतलब जरूर पानी पीना है खाने के बीच में और हर खाने के 2-2 घंटे बाद पानी पीना है। और इसके बाद होता है प्यास लगने पर। अब प्यास लगने पर पानी अगर पिए तब भी ये नहीं कि हमने 2 गिलास पानी पी लिया, उसमें भी आपको आधे गिलास से एक बार में पानी नहीं पीना है। अच्छा, अब ये है कि डॉक्टर साहब हम पानी अगर इतना कम पिएंगे जितना आप बता रहे हो तो पानी की कमी हो जाएगी। तो हम आपको बता दें, अगर आपका यूरिन आउटपुट यानी कि अगर पेशाब आपका 700 ml के लगभग अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपके अंदर पानी की कमी नहीं है। तो अब मैंने बताया कि कंडीशन एसी वाले जो है, जो एसी रूम में रहते हैं तो उसमें कम पानी की जरूरत होती है, तो प्यास ही नहीं लगेगी तो उसमें इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो खाना खाने के बाद जो मैंने बताया 2-2 घंटे, वो पीना बहुत जरूरी है क्योंकि वो प्रॉपर डाइजेशन के लिए और बाकी जो अंदर क्रिया चल रही होती है, हमारे जो ऑर्गन काम कर रहे थे उसके लिए काफी जरूरी है। ये बात होगी पानी की। अब इसमें अब आती है विहार की बात, आहार की बात हो गई। हम विहार में कम से कम हम 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें। और आजकल की इतनी भागदौड़ लाइफ हो गई है, नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है हमारी इम्यूनिटी कमजोर होने का। अब नींद क्यों जरूरी है, वो भी नींद रात में जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि इस दौरान हमारे जो शरीर के अंग है वो अपने एक तरह से क्षतिपूर्ति, मतलब जो क्षतिपूर्ति उसको पूरी करते हैं। और इसके बाद क्या है कि नींद पूरी लेने से, अगर हम नींद पूरी नहीं ले रहे हैं तो कार्टिसोल हार्मोन का स्तर हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, जो कि तनाव को बढ़ाता है और साथ में इम्यूनिटी को भी प्रभावित करता है। और इसी में हम, और हाँ, शरीर को अपना एक्टिव रखें। एक्टिव क्या मतलब, शारीरिक श्रम करें, व्यायाम करें, योगासन करें, प्राणायाम करें और अपने शरीर को कहने मतलब एक्टिव रखना है आपको। अब योगासन करने से भी क्या होता है कि आपका जो शरीर एक्टिव रहेगा तो हमारे अंदर के ऑर्गन भी प्रॉपर काम करेंगे। इसमें जो WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिका है जो कि इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार है, उसकी बढ़ोतरी होगी। और प्राणायाम करने से क्या होता है कि इसमें हम लंबी गहरी सांस लें आप, मतलब डीप ब्रीथिंग। अब डीप ब्रीथिंग इस समय तो बहुत ज्यादा जरूरी है। कोविड-19 जो इस समय जो काल चल रहा है, इस समय क्या है कि डीप ब्रीथिंग करने से हमारी जो लंग्स की है वो एक्सरसाइज होती है। ये हम करने से कोविड-19 से काफी हद तक बचे रह सकते हैं। और हमें ध्यान भी करना है क्योंकि आजकल इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में मानसिक तनाव इतना बड़ा है, तो आप थोड़ा टाइम अपने लिए ध्यान के लिए भी निकालिए। मैंने व्याधि शोहत के संदर्भ में जो बताया था, सहज बल, कालज बल और युक्तिकृत बल। सहज बल जो कि हमारे माता पिता से प्राप्त होती है, इस बल को बनाए रखने के लिए ये सारे उपाय हमें करने हैं, आहार विहार, और हमें नींद पूरी लेना है, योगा से प्राणायाम करना। और दूसरा मैंने बताया था कालज बल। कालज बल जो है वो ऋतु के अनुसार होता है। अब ऋतु के अनुसार जैसे आयुर्वेद में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। ये इन 6 ऋतुओं में जो शिशिर और जो हेमंत है उसमें हमारा उत्तम बल होता है, मतलब इम्यूनिटी अच्छी होती है। दूसरा बसंत और शरद में मध्यम बल होता है। और तीसरा जो है ग्रीष्म और वर्षा में सबसे कम बल होता है, मतलब इम्यूनिटी कम होती है। और आपने देखा होगा भी इस दौरान काफी कमजोरी महसूस करते हैं, बीमारी भी ज्यादा पनपती है। तो इस ऋतु के अनुसार आप अपने आहार विहार का पालन करें तो आप इन ऋतुओं में भी स्वस्थ बने रहेंगे। ये तो हो गया काल के अनुसार।
और हाँ, एक और चीज है कि जो हम जब बार बार बीमार होते हैं, बीमार होने का एक कारण ये भी कि हमारे शरीर के अंदर भी कुछ विषैले पदार्थ उत्पन्न होते रहते हैं, जो हमारी खुद की खान पान और दूषित जीवन शैली का जो नतीजा है ये। तो इसके लिए क्या है कि आयुर्वेद में एक पंचकर्म होता है, जिसमें हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन हो गए हैं या विषैले पदार्थ एकत्रित हो गए उसको बाहर निकालकर मतलब शरीर का शुद्धिकरण किया जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है। ये पंचकर्म में आप इसमें वमन है, विरेचन है, बस्ती है, नसी है, रक्तमोचन, आप इसको किसी पंचकर्म विशेषज्ञ की सलाह से आप इसका अपना शरीर शुद्धिकरण करा सकते हैं। ये स्वस्थ व्यक्ति भी करा सकता है और स्वस्थ रह सकता है और रोगों से बचा रह सकता है। इसके बाद बात आती है रसायन औषधियां, रसायन जिसे हम टॉनिक के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें रसायन औषधि की हम बात करें तो अब गिलोय तो काफी लोग सुन चुके हैं कि गिलोय है, अश्वगंधा है, मुलेठी है, आंवला है, त्रिफला, इन सब का उपयोग करके हम, लेकिन चिकित्सक की सलाह पर उपयोग अगर हम करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहती है। और दूसरा ये कहा जाता है कि विटामिन सी का प्रयोग, मतलब इस कोविड-19 में विटामिन सी का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। अब कुछ लोग क्या है कि मतलब कहते हैं कि खट्टे फल आप खाइए, जैसे नींबू है, संतरा है, मौसमी है, लेकिन कुछ लोगों को इससे परेशानी होती है, गले में खराश या कोई दिक्कत होती है, पसंद नहीं करते हैं। तो आयुर्वेद में एक सबसे अच्छा टॉनिक या ये कहे संपूर्ण रसायन संपूर्ण टॉनिक च्यवनप्राश, जो कि विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। इसमें आंवला की भरपूर मात्रा है, अच्छा विटामिन सी। तो आप इसको च्यवनप्राश को अपने चिकित्सक की सलाह पे कितनी मात्रा में और कब कब लेना है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और घर के किचन में, मतलब जो घर में जो हम इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने में, जो मसाले होते हैं, दालचीनी है, काली मिर्च है, लौंग है, तेज पत्ता है, हल्दी है, ऐसी इतनी सारी चीजें हैं जिनका हम प्रॉपर इस्तेमाल करके कोविड-19 के संक्रमण से भी बचे रह सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी भी सही बना रह सकते हैं। अब जहाँ तक यहाँ मैंने हल्दी की बात कही, अब हल्दी गोल्डन मिल्क तो आप सभी अच्छे से जान गए होंगे, गोल्डन मिल्क पीना है। अब लेकिन इसे पीने का भी एक तरीका है। इसका क्या है कि आप 1 कप दूध में आधा चम्मच हल्दी डालिए और 1 कप पानी मिलाइए और इसको धीमी आंच पर इतनी देर तक पकाइए कि 1 कप बचे, फिर उसे छान कर आप पी लीजिए। और पीने का जो टाइम है सुबह शाम, मतलब रात में खाने के 2 घंटे बाद लीजिए सोते समय। और हल्दी को गर्म पानी में नमक, सेंधा नमक और हल्दी डालकर उसकी गरारे कर दिए, या जो त्रिफला भी आप इसकी जगह डाल सकते हैं, मुलेठी भी डाल सकते हैं, गर्म पानी में डाल के उसको गरारे करें तो आप इसके संक्रमण से, चूंकि ये कुछ दिन तक कोरोना वायरस या कोविड-19 का वायरस कुछ दिन तक हमारे गले में रहते हैं, तो बीमारी होने से पहले अगर हम इसका बचाव कर लें, मतलब गरारे कर कर और गर्म पानी पीकर, तो काफी हद तक इसे आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। और हमारे भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने एक अपना प्रोटोकॉल जारी किया है, जिसमें कि गुरुची खंडवटी है, आपका संशमरी वटी है, लवंग आदि वटी है, अगस्त्य हरितिकी है, अणु तेल है, षडबिंदु तेल है। इनका अगर हम अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार करें तो अपने संक्रमण से इस समय बचा जा सकता है। और इसके अलावा आयुर्वेद में इस महामारी को जो नाम दिया गया वो जनपद उद्वंस के नाम से कहा गया है। जनपद उद्वंस का इसमें क्या है कि जब देश काल वायु जल जो विकृत हो जाते हैं और इसमें एक साथ कई लोग बीमार हो जाते हैं, तो इसे जनपद उद्वंस का नाम दिया गया है। अब चूंकि कोविड-19 का वायरस एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल रहा है, तो इससे अगर हम बचना है तो अगर हम बाहर जाएं तो आप सरसों का तेल, तिल का तेल या गाय का घी लगाकर अपने दोनों नाक में लगा के जाए तो इससे काफी हद तक बचे रहेंगे। और मास्क का प्रयोग तो करना ही है आपको, और शारीरिक दूरी बनाकर रखनी है। और आयुर्वेद जो प्रोटोकॉल जो बताया है इसका आप अपने आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह पर करें। तो और हाँ, एक बात मैं आयुष काढ़े की बताना चाह रही हूँ। आयुष काढ़ा जो हमारे आयुष मंत्रालय द्वारा बताया गया है, जो इनका प्रोटोकॉल में है, तो हो क्या रहा है कि जो है जो भी सुनता है आयुष काढ़े के बारे में कि आयुष काढ़ा पी पीकर सोचते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, इसका ना एक दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। और इसलिए मैंने शुरू में भी कहा कि जो भी आप खाना खाएं या दवा लें, वो एक सबकी एक निर्धारित मात्रा होती है, उसी मात्रा के अनुसार ही उसको ग्रहण करना है हमें, तभी हमें से उसका पूरा फायदा मिलेगा। क्योंकि इसमें सब व्यक्ति की जो प्रकृति होती है, वातज पित्तज कफज, उसके अनुसार भी एक चिकित्सक को निर्धारण
करना पड़ता है कि हमें कौन सी दवा किस मात्रा में और कितनी लेनी है। तो इसलिए अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि यदि आपका स्वास्थ्य की रक्षा आपकी अपनी प्रथम प्राथमिकता है तो आप स्वस्थ रहेंगे। इसलिए आयुर्वेद अपनाइए और स्वस्थ जीवन पाइए। धन्यवाद।